आप देख रहे हैं देश की आवाज पार्ट 3। जी हां, आज तीसरा और आखिरी दिन है इस सर्वे का। सारी 543 सीटों का लेखा जोखा इस सर्वे का आपके सामने आने जा रहा है। केवल एक राज्य बाकी है और वो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा राज्य, देश में कौन बनेगा प्रधानमंत्री ये तय करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। 80 सीटें, लेकिन हम चलेंगे क्षेत्रवार, अलग अलग रीजन की बात करते चलेंगे, तो वहां की कुछ महत्वपूर्ण सीटों का भी जिक्र करते चलेंगे जहां बड़ा कॉन्टेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आइए पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू करते हैं, जहां इस वक्त हम बैठे हुए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 8 सीटें आती हैं और हमारा सर्वे ये कह रहा है कि इनमें से 7 सीटें भाजपा को जा सकती हैं, 1 सीट आरएलडी को जाती हुई दिखाई दे रही है। यहां कांग्रेस, बसपा, सपा किसी का कोई खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। वेस्ट यूपी में 8 सीटों में 7 भाजपा और 1 आरएलडी। ये जहां हम नोएडा में हैं, इसके अलावा मुजफ्फरनगर, मेरठ, ये गाजियाबाद, जो सारा इलाका है सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर ही आता है। तो यहाँ की एक एक सीट की हम लोग बात कर लें जल्दी। कोई कौन सी इंपॉर्टेंट सीट आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुनाई दिखाई देती है? नहीं, मुझे लगता है कि मुजफ्फरनगर की बात होनी चाहिए, क्योंकि अगर जाट आंदोलन की बात करेंगे, किसान आंदोलन की बात करेंगे, राष्ट्रीय लोकदल की बुनियाद की बात करेंगे, तो मुजफ्फरनगर सीट की बात होनी चाहिए। और चूंकि वहां पर जो संजीव बालियान है, उन्होंने अजीत सिंह को जिस तरह से हराया था, वो सीट बड़ी महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी हो जाती है कि अभी पूरा जो राकेश टिकैत और पूरा जो आंदोलन हुआ, उसके बाद भी किसी भी चुनाव में अभी तक ये गठजोड़ बहुत कमाल नहीं कर पाया है। विधानसभा के चुनाव में कुछ सीटों पर जरूर समीकरण बदले और उसके वजह से कहा जा रहा है कि क्या लोकसभा में उसका कुछ फर्क होता हुआ दिखेगा। और ये जो गठजोड़ है, जिसको हम कह रहे हैं कि अखिलेश यादव, कांग्रेस और जयंत चौधरी, ये सब मिलके, तो मुझे लगता है कि ये एक महत्वपूर्ण सीट होगी। अगर डेटा हो भावेश के पास, वो बता सकें कि क्या ये सीट आपने किसको दी है सर्वे में? हालांकि ये बताना अलाउ तो नहीं है, फिर भी मैं बता दूं, कैराना एक सीट है जिसपे बीजेपी कमजोर स्थिति में है, तो वो सीटें आरएलडी जीत सकती है। अच्छा। लेकिन देखिए, इससे इतर आप देखेंगे 8 की 8 सीट पे जो बीजेपी, 7 सीट जो एक्स्ट्रा बचते हैं, 7 सीट पे जो बीजेपी की जो स्थिति है उसमें देखिए पूरे वेस्ट यूपी में आप देखिए जाट एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन जाट से इतर यहाँ पे जो ब्राह्मण है वो बहुत बड़ा फैक्टर है और नॉन जाट ओबीसी जो है वो बड़ा फैक्टर है। बीजेपी इन सारे लोगों को पोलराइज करके बीजेपी अपने फेवर में करता है। यही इस बीजेपी के लिए एक्स फैक्टर है। 2014 से अब तक जो बीजेपी लगातार 4 इलेक्शन में जो लगातार अच्छा परफॉर्म करती आ रही इन रीजन में। जाट वोट की हमने बात की थी, 40% तक बीजेपी की तरफ और 56% विरोधियों की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। आइए आप बात कर लेते हैं, जरा अगले क्षेत्र की बात कर लें हम लोग और फिर उस पर बात करेंगे आगे अगले किसी सीट पर। रोहिलखंड की 12 सीटें, रोहिलखंड की 12 सीटों में से 11 बीजेपी के पास जाती हुई दिखाई दे रही हैं, 1 सपा के पास। ये है इलाका पीलीभीत, बरेली, सहारनपुर, ये वो बेल्ट है सारी। आजम खान का रामपुर भी इसी में आएगा, तो ये महत्वपूर्ण है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे लगभग स्वीप है बीजेपी का। 12 में से 11 सीटें भाजपा को जाती हुई दिखाई दे रही हैं, 1 समाजवादी पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। देवेंद्र जी, पीलीभीत, बदायूं, ये सीटें जो हैं वो देखने लायक होगा कि उन पे बीजेपी या उसके सामने जो भी पार्टी आती है उसका प्रदर्शन कैसा होगा, क्योंकि इन सीटों का जो कास्ट कॉम्बिनेशन और जो मुस्लिम फैक्टर है इनमें खास करके वो बड़ा अपीलिंग है। और बीजेपी जो है वो, अगर आप देखें कि पिछले 2014-2019 का पार्लियामेंट्री इलेक्शन और 2017 और 22 का जो असेंबली इलेक्शन था, वहाँ पे बीजेपी ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ पे किया था। तो अगर सर्वे में ये दिखाया जा रहा है कि हाँ बीजेपी को लगभग लैंडस्लाइड या वन साइडेड विक्ट्री यहाँ मिल रही, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा आश्चर्य की बात। यहाँ पोलराइज हो रहा है वोटर। पोलराइजेशन मुझे लगता है कि रोहिलखंड और पूरा जो आपका वेस्टर्न यूपी का रीजन है, अगर आप यहाँ पे पोलराइजेशन की बात करें, रिलीजियस पोलराइजेशन, वो पूरे यूपी में इसी एरिया में सबसे ज्यादा दिखाई देगा। बिल्कुल। इसमें रामपुर की चर्चा भी कर लेते हैं। रामपुर आजम खान की सीट है और रामपुर की विधायक की सीट जो है वो भी बीजेपी के पास है, लोकसभा की सीट भी बीजेपी के पास है। आप अगर यहाँ का भी बता दें, अलाउड तो नहीं है वैसे, लेकिन भावेश बता देंगे। नहीं, रामपुर वो सीट नहीं है। अनफॉर्चुनेटली रामपुर नहीं है, पर वो सीट में नहीं बताऊंगा क्योंकि वो सीट की चार्ज जो समीकरण है उसके लिहाज से बता देता हूं। सहारनपुर की सीट बड़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। इमरान मसूद वो बन नहीं पा रहे हैं, न विधायक बन पा रहे हैं, न सांसद बन पा रहे हैं। अभी समाजवादी पार्टी में गए थे, अब वो कांग्रेस पार्टी में फिर से आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या वो एक सीट होगी जो बड़ी रोचक सीट है और प्रभाव उनका बहुत ज्यादा है, लेकिन जिसको कहते हैं ना कि वो भी बेपेंदी का लोटा है, कभी भी किधर चल देते हैं। तो क्या उनके साथ जनता जाएगी, उनको कुछ मिल पाएगा, ये बड़ा सवाल है। और बाकी सीटें तो बहुत क्लियर हैं। एक उसमें ज्यादा रोचक है, पीलीभीत में लड़ेगा कौन।
पीलीभीत वरुण में गांधी को सीट मिलेगी क्या? नहीं, ये वरुण गांधी एक को तो बात- सीट मिल जाएगी। नहीं, सीट- भारतीय जनता सीट पार्टी की देगा तरफ। कौन? हाँ, यही सीट सवाल देगा है। कौन, ये मैं यही important सवाल है। कर रहा हूँ कि जिस तरह ये तो मुझे बयान आ रहा है। रामपुर आपने डन कर दिया है बीजेपी के लिए। नहीं, मुझे लगता है कि वो कठिन सीट तो है, भारतीय जनता पार्टी के लिए कठिन सीट है, क्योंकि समीकरण के लिहाज से भी कठिन है। ठीक है। पहले भी मैं मानता हूं घनश्याम लोधी जीत गए, लेकिन कुल मिलाकर वो इस चुनाव में फिर से जीत जाएंगे तो बहुत आसान नहीं होगा। इनमें से किसी सीट पर, रीजन पर अगर आपको कमेंट करना हो राहुल जी। देखिए, मैं इनसे बहुत ज़्यादा सहमत हूँ कि ये देखिए, ये ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे बीजेपी जो है वो अच्छा करती आई है, उसने अपना पैठ बनाई है, और ऐसे में ऐसा नहीं लगता कि इन पूरे इलाकों में कोई बीजेपी को खास वेस्टर्न यूपी, रोहेलखंड, अभी तक हमने 2 चर्चा की, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से इन इलाकों में कोई खास दिक्कत बीजेपी को नहीं। दोआब की बात करते हैं, आइए। 11 सीटों वाला दोआब इलाका, इसमें बीजेपी को 11 सीटें मिलती हुई, 13 सीटें हैं टोटल, 11 बीजेपी को और 2 सपा को मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये सारा जो बेल्ट है, कन्नौज, मथुरा, मैनपुरी, यहां से फिरोजाबाद, ये सारा सपा परिवार का गढ़ है, आप यूं समझ लीजिए। ये सीटें उस बेल्ट में आती हैं जहां समाजवादी पार्टी के नेताओं का, जहां मुलायम सिंह यादव का गांव है। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके लिए कितना महत्वपूर्ण भी है और उनका कितना दबदबा भी यहां पर होगा। इसके बावजूद बीजेपी 11 और समाजवादी पार्टी 2 सीट पर जीत सकती है आज की परिस्थितियों में, ये सर्वे हमारा बता रहा है। आप किस पर पहले बात करना चाहेंगे? मथुरा, कन्नौज, मैनपुरी? शुरुआत आपसे हर्षवर्धन जी करते नहीं, हैं। मुझे लगता है कि यहाँ जब सीटें कहते हैं, जब 2 सीट दिख रही तो बहुत साफ दिख रहा है कि मैनपुरी और कन्नौज, ये 2 सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी के लिए मुफीद सीटें हैं, वो जीत सकते हैं। और उसके अलावा मुझे लगता है कि गठजोड़ की तरफ से मैनपुरी में अभी डिंपल यादव हैं, सांसद हैं। बिल्कुल, कन्नौज की सीट बीजेपी के पास है, सुब्रत पाठक के सुब्रत पाठक के पास है। लेकिन मुझे लगता है कि यही वो 2 सीटें हैं जहां समाजवादी पार्टी का कुछ स्टेक दिखता है। उसके अलावा आप देखेंगे तो मथुरा में कोई गुंजाइश बहुत दिखती नहीं। हालांकि चर्चा ये है कि हेमा मालिनी जाएंगी तो क्या भारतीय जनता पार्टी श्रीकांत शर्मा को टिकट देगी या किसी और को दे सकती है। जयंत चौधरी की एक दावेदारी वहां होगी कि किधर से लड़ेंगे, बागपत की सीट से लड़ेंगे या फिर वहां जाएंगे। लेकिन ओवरऑल अगर कहें तो यही 2-3 सीटें हैं जहां गठबंधन के लिए स्कोप है। इसके अलावा बहुत गुंजाइश वहां दिखती नहीं। मैनपुरी, कन्नौज समाजवादी पार्टी का गढ़। और एक रिक्वेस्ट मेरे पास आई है फिरोजाबाद की भी, उसके बारे में भी बताएं। बिल्कुल ठीक है। ये हाँ, फिरोजाबाद सीट जो है वो अखिलेश यादव और उनकी फैमिली के पास ही लंबे समय तक रही है। बाई इलेक्शन में कभी उस सीट पे राज बब्बर ने संभवतः जो है वो पराजित किया था समाजवादी पार्टी कैंडिडेट को, आईएनसी कैंडिडेट के रूप में वो थे। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कन्नौज सीट को मैं ये नहीं मानता हूँ कि अब वो समाजवादी पार्टी गढ़ रही है। बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि 2014 में ही वो सीट समाजवादी पार्टी मनोबल के रूप में हार गई थी। और 2019 में बिल्कुल ये साफ हुआ, क्योंकि उस समय 2012 से लेके 2017 के बीच में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इसलिए सुब्रत पाठक जो है वो सेकंड कैंडिडेट पोल हुए थे, बहुत कम मार्जिन से हारे थे। 2019 में उन्होंने इस कमी को भी पूरा कर दिया। और कन्नौज सीट लगभग उस तरीके की सीट मानी जा रही थी जैसे अमेठी में राहुल गांधी की जो हार हुई थी, उसी तरीके से माना जाता है कि कन्नौज में जब अखिलेश यादव की पत्नी जो है वो चुनाव लड़ते हुए हार गई तो वो बड़ा चौंकाने वाला था। तो आज की डेट में सुब्रत पाठक की जो कन्नौज सीट है वो बीजेपी के लिए बहुत स्ट्रांग है। ये जरूरी नहीं कि उनको कैंडिडेट बनाया जाए, लेकिन जो फिरोजाबाद की सीट है वो ये देखना होगा कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ वहां पे बीएसपी का कैंडिडेट किस तरीके का आता है और बीजेपी से खुद कैंडिडेट किस तरीके का फील्ड किया जाता है। तो मेरा ये मानना है कि मैनपुरी एकमात्र ऐसी सीट हो सकती है इस पूरे एरिया में जो समाजवादी पार्टी के फेवर में इसलिए भी कही जा सकती है क्योंकि 2022 का असेंबली इलेक्शन और 2000 अभी जो रिसेंटली जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें वो सीट प्रदेश में सरकार होने के बावजूद भी, बेहतर कैंडिडेट देने के बावजूद भी वो समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। ठीक है, हालांकि 2 सीट दिखा रहे हैं भावेश यहाँ सर। आपने एक सीट का जिक्र किया कि मतलब उस पर दबदबा दिखाई देता है मैनपुरी पर। एक से सस्पेंस रहने दीजिए अभी थोड़ी दिन के लिए। आपने भी सस्पेंस खोला ही कौन सा है बताइए। कोई सीट तो आप बता नहीं रहे हैं। हाँ, ये तो हम लोगों ने अनुमान लगाया। ये तो हम लोग अनुमान लगा, हम लोगों ने अनुमान लगाया। और चूंकि कन्नौज आप ऐसा ही कह दीजिए, आप ऐसे कह दिया कीजिए कि इनका अनुमान ठीक है, उससे हमको पता या गलत है या गलत मेरे है। ख्याल से देवेंद्र ज्यादा नजदीक है। देवेंद्र नजदीक है। फिरोजाबाद सीट देवेंद्र ज्यादा नजदीक है चीजों से। पर देखिए कन्नौज में एक ये भी है ना कि असीम अरुण एक प्रत्याशी हो सकते हैं, क्योंकि वहां से ये भी एक बार चर्चा हो रही है। बिल्कुल सही कह रहे, कन्नौज में बीजेपी। चलिए ठीक, अगले रीजन पर बढ़ते हैं। ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है। यहाँ कुल 4 सीटें हैं और चारों की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास जाती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। तो बुंदेलखंड पूरी तरीके से स्वीप लगा। आप देखिए
बीजेपी वेस्टर्न यूपी में 8 में से 7 स्वीप है, रोहिलखंड में 12 में से 11 बिल्कुल एक तरफा है, दोआब में 13 में से 11 बीजेपी को है, बुंदेलखंड की 4 सीटें बीजेपी को जा रही है। अब अवध की मैं बात कर लेता हूं, और अवध में बड़ी दिलचस्प सीटें हैं, उनकी तो चर्चा करनी है। टोटल 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी को 12 सीटें मिलती हुई दिखाई देती हैं आज, और कांग्रेस पार्टी को 2। और कांग्रेस पार्टी को 2 कौन सी होंगी, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस नहीं हैं, लेकिन हम चर्चा करेंगे अमेठी और रायबरेली की। अमेठी से इस वक्त केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सांसद हैं, रायबरेली से सोनिया गांधी सांसद हैं। तो क्या अवध में इसके अलावा कोई और सीट आपको नजर में आती हो तो बताएं, उसकी भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं। नहीं, अगर वरना फिर अमेठी की बात सबसे महत्वपूर्ण कहेंगे तो फिर तो वही दोनों सीटें, अमेठी, रायबरेली और अमेठी। अमेठी फिर पलट रही है क्या? अब मुझे तो ऐसा नहीं दिखता है, लेकिन आप भावेश मुझे जी बार का बार सर्वे जो मुझे है, बार बार ऐसे मैं मतदान पूछ आपसे रहा हूं, लेकिन देख उनकी तरफ रहा हूं। ये ठीक है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना तो भावेश जी बताएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर अमेठी सीट हमेशा, क्योंकि वो गांधी परिवार की इतनी मजबूत सीट रही है, और कई बार होता है कि सेंटिमेंट बदलता है लोगों के मन में, लेकिन उसका एक दूसरा पहलू है। राहुल गांधी अपनी उस सीट पर पलटकर देखने भी नहीं गए। इसके बावजूद कि स्मृति ईरानी इतना काम कर रही है, इसके बावजूद कि स्मृति ईरानी वहां की खबरों को लेकर चर्चा में रहती है, राहुल गांधी वहां जाते नहीं। अब उसके बाद भी अगर जनता अमेठी में जिताने की कोई गुंजाइश तैयार कर रही है, तो फिर तो ये सर्वे बताएगा उसके आधार पर समझ। देखिए, अमेठी और रायबरेली की सीट सच में इस बार इंटरेस्टिंग हो सकती है। कांग्रेस के भीतर भी एक मंथन चल रहा है कि इन सीटों से किन को खड़ा किया जाए, और कुछ ऐसे भी मंथन में बातें आ रही हैं कि बड़े नाम जो है यहाँ से खड़े किए जा सकते हैं, ताकि बीजेपी को एक चुनौती मिले। तो अगर ऐसा होता है और एक सरप्राइज कैंडिडेट जो है वो यहाँ पे खड़ा किया जाता है अमेठी में, तो ये राहुल गांधी नहीं लड़ेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये हो सकता है, क्योंकि ये बात जो है कांग्रेस के भीतर ये मंथन है कि किन इन दोनों सीटों पे, खासतौर से रायबरेली को भी अगर हम देखें तो उस पे किसे खड़ा किया जाए, अगर सोनिया गांधी जो हैं वो नहीं करती हैं। देखिए, यही चर्चा है कि हेल्थ रीजंस की वजह से सोनिया गांधी शायद रायबरेली से चुनाव ना लड़े, तो उनकी जगह अब चूंकि वो बिल्कुल पॉकेट बोरो माना जाता है, तो वहां से प्रियंका जी चुनाव लड़ सकती हैं। सवाल दूसरा ये महत्वपूर्ण है जो बताया अभी राहुल जी ने, अमेठी की सीट पर वापस चुनाव लड़ने के लिए राहुल गांधी आएंगे या नहीं आएंगे। पिछले चुनाव में दो जगहों से चुनाव लड़े थे, अमेठी से हार गए, वायनाड से जीत गए। अमेठी के बाद हर्षवर्धन जी ने जैसा कहा, बहुत ज्यादा ताल्लुक उन्होंने नहीं रखा इन बीते 5 सालों के अंदर, लेकिन क्या अपनी इस पारिवारिक सीट को बिल्कुल ही त्याग देंगे, छोड़ देंगे राहुल गांधी? क्या लगता है देवेंद्र जी आपको? देखिए, अगर आप, मैं यूपी के पर्सपेक्टिव में केवल बात कर रहा हूं, जब आप अमेठी और रायबरेली सीट की बात करते हैं तो दो चीज़ें बहुत स्पष्ट रूप से समझ लिए कि राहुल गांधी अगर वायनाड गए हैं तो उसका बड़ा सिंपल सा रीजन था कि ये फीडबैक था कि अमेठी सीट जो है वो लूज कर रहे हैं और उनको लड़ना था, स्केप कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने लड़ी, हार गई, वायनाड चले गए। राहुल गांधी को जब कांग्रेस या इंडिया जो गठबंधन है वो अपने जिसे कहते हैं पोस्टर बॉय के रूप में आगे बढ़ाएगा, तो वो ये नहीं चाहेगा कि राहुल गांधी किसी बहुत ही ऐसी सीट से लड़ें कि उनको वहां पे लड़ने के लिए बहुत कंसंट्रेट करना पड़े। तो अब पहला ऑप्शन तो यह है कि राहुल गांधी वायनाड से ही लड़ते रहें। दूसरा कि अगर सोनिया गांधी हेल्थ रीजन से रायबरेली सीट को छोड़ती हैं तो यह हो सकता है कि राहुल गांधी रायबरेली सीट से लड़ें, क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं देखा गया है कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन या असेंबली इलेक्शंस में तो रायबरेली में बहुत अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस का नहीं रहा है, लेकिन पार्लियामेंट्री इलेक्शन में यह देखा नहीं है कि रायबरेली सूट कांग्रेस कभी लूज कर गई हो। तो राहुल गांधी के लिए रायबरेली सूट आसान हो सकती है, इसलिए भी आसान हो सकती है क्योंकि वहां पे लड़ने के लिए बीजेपी के पास स्मृति ईरानी जैसा कोई चेहरा फिलहाल नहीं है। नहीं, लेकिन इसमें फिर एक चीज और छूट जाएगी, क्योंकि माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आना अब जो है वो प्लेटफॉर्म पूरी तरह तैयार कर लिया बिल्कुल ठीक है और इस बार वो चुनाव लड़ेंगी। मैं वही कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस अपनी अमेठी सीट को बहुत सेफ खेलते हुए या थोड़ा सा रिस्क उठाते हुए लड़ना चाहेगी तो प्रियंका गांधी अमेठी सीट से कांग्रेस का चेहरा हो सकती है। देखिए, मेरा महिला कैंडिडेट के मेरा ये भी कहना है कि जो प्रियंका गांधी है उनके लिए कई सीटों पे बातचीत हो रही है, जैसे अभी कहा कि अमेठी की बात है, वैसे ही वाराणसी की सीट पे भी बात हो रही है। तो अगर ऐसा होता है तो ये देखना होगा कि कांग्रेस कितना रिस्क इन लोगों के साथ लेती हैं। क्या वो उन्हें जो है वाराणसी की सीट से लड़ाएंगी, क्या वो उन्हें रायबरेली से लड़ाएंगी या अमेठी से लड़ाएंगी, ये देखने वाली बात है। पर हाँ, ये बात जरूर है कि इनमें से एक महत्वपूर्ण सीट जो है उसमें एक बड़ा चेहरा लड़ेगा। प्रियंका लड़ेंगी, ये भी इस बार आपको तय लग रहा है? सौरभ जी, एक चीज और करना ऐसा लगता है कि वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आ जाएगी। एक बार हर्ष जी का एक कमेंट आना चाह रहा था बीच में। नहीं, मुझे मतलब ये ठीक है कि कहा जा रहा है कि रायबरेली सीट जो देवेंद्र जी ने बताया एकदम सच है, लेकिन बस एक आंकड़ा मैं बता दूं
कि 2014 से 2019 आते आते सोनिया जी की जीत का अंतर करीब करीब 60% कम हो गया। तो ये जानकारी भी लोगों को होनी चाहिए। जैसे मैनपुरी में अंतर घटता चला गया था, वैसे ही इस सीट पर भी अंतर घटा है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि दिनेश प्रताप सिंह को, और वहां जिसको हम कहते हैं ना कि जो अदिति सिंह है, जो पूरा एक तरह से रायबरेली का महत्वपूर्ण परिवार है, जिसके घर में सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी जाते थे तो उसी घर में रुकते बैठते थे, वो अब भाजपाई है। ये भी समझना चाहिए। जो विधायक थी वो बाद में इधर आ गई। तो कुल मिलाकर रायबरेली कोई अलग से वोट करेगा ये मुझे लगता नहीं है। और रायबरेली में राहुल गांधी जाएं और फिर गड़बड़ हो जाए तो फिर देखिए, रायबरेली अमेठी के चक्कर में हम ऊपर आंकड़ा देखना भूल गए। अभी देखिए 508 सीटों का सर्वे आया है और एनडीए गठबंधन बहुमत के आंकड़े से ऊपर आपको जाता हुआ दिख गया। 283 पर इस वक्त एनडीए खड़ा है। यानी हमारा सर्वे ये बता रहा है कि एनडीए गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती हुई बिल्कुल स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। 283 सीटें। अभी आप देखिए कई सीटों का अभी सर्वे आना बाकी है। पूर्वांचल की 29 सीटें अभी खुलना बाकी है उससे पहले ही। और इंडिया गठबंधन जो है वो 169 170 के आसपास पहुंचता दिख रहा है। अदर्स जो हैं वो 56 के आसपास। अगर आप इन दोनों को भी जोड़ लेंगे तो भी एनडीए के गठबंधन से काफी पीछे आपको ये नजर आएगा। तो अपने दम पर एनडीए गठबंधन सरकार बनाएगा, इसमें कोई दो राय नजर नहीं आ रही इस सर्वे की रोशनी में। अब यह सवाल है कि क्या बीजेपी वो खुद 272 का आंकड़ा अपने दम पर पार कर रही है? बहुत कुछ इन 29 सीटों पर डिपेंड करेगा। लेकिन मैं वो पूर्वांचल की 29 सीटें खोलूं उससे पहले कुछ सवाल आप लोगों के, आप खुल के पूछिए सवाल देश की पॉलिटिक्स के ऊपर। बोलिए। नमस्कार सर, मेरा नाम शिवी है और मेरा सवाल ये है कि अभी हाल ही में विमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ था, तो उसका लोकसभा के चुनाव पे कोई असर देखने को मिल सकता है? कल भी ये सवाल आया था और मैंने जवाब दिया। जैसे देखिए, कॉस्मोपॉलिटन जो सिटीज़ है, जैसे दिल्ली हो गया, महाराष्ट्र के कुछ 7-8 सीटें हैं, दिल्ली के जो सीटें हैं, उसके बाद आप पुणे की सीटें ले लीजिए, या यूपी में ही आप नोएडा ले लीजिए, गाजियाबाद ले लीजिए, इन सब जगहों पे जरूर इसका प्रभाव पड़ेगा। हालांकि वो डिपेंड करता है कि ये मुद्दा अगले 5-6 महीने में किस तरह डेवलप होते, क्योंकि अदर जो अपोजिशन पार्टी है वो भी इसको अलग एंगल देने की कोशिश करें कि इसमें ओबीसी रिजर्वेशन क्यों नहीं किया गया। तो वो सारी चीजें पैन इंडिया आपको इसका कोई इम्पैक्ट फिलहाल पैन इंडिया असर नहीं है, बट जो कॉस्मोपॉलिटन जगह है वहां पे दिख रहा है। सर, मेरा सवाल यह है कि जो अभी इलेक्शन होंगे लोकसभा में, उसमें क्या कीज़ इशू रहेंगे जो कि गवर्नमेंट जो है फेस करेगी? दूसरा, जो नई गवर्नमेंट आएगी उसमें क्या कौन से ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस वो फेस करेंगे, और जो नई पॉलिटिकल पार्टी आएगी वो इन्हें कैसे फेस कर सकती है? पहले आप पहले वाला हिस्सा ले लेते हैं। इस सरकार आज की तारीख में क्या मुद्दे आपको दिखाई दे रहे हैं चुनाव में जाते हुए? प्रमुख मुद्दे क्या हैं? नहीं, मुझे लगता है कि सबसे प्रमुख मुद्दे किसी भी सरकार में जो एक जिसको कहते हैं ना कि शाश्वत मुद्दे हैं, वो महंगाई और बेरोजगारी रहते हैं। लेकिन जब वोट देने जाते हैं तो उस वक्त जाति बहुत मैटर करती है, धर्म बहुत मैटर करता है। 2014 के आसपास से नरेंद्र मोदी की वजह से डेवलपमेंट भी मैटर करता है। आपके आसपास हाईवे बन गया, एयरपोर्ट आ गया, बढ़िया रेलवे स्टेशन आ गया, बढ़िया सड़क बन गई, वो सब भी मैटर करता है। और इस सब के बाद एक बहुत बड़ी चीज मैटर करती है जिसको शायद हम आप नहीं देखते हैं, वो बड़ा वर्ग है जिसको सीधे लाभ मिलता है, जिसको भारतीय जनता पार्टी कहती है ये हमारी लाभार्थी कॉन्स्टिट्यूंसी है। यानी जिसकी जेब में कुछ गया, जिसके घर में कुछ बदलाव हुआ, जिसको छत मिल गई, जिसके घर के आगे नल लग गया, जिसको बिजली मिल गई, वो बहुत ज्यादा। अच्छा, वो वोट 19 में तो पड़ा, उसकी चर्चा भी खूब हुई थी। 24 में भी आप देखते हैं कि ऐसा कोई वोट बैंक इंटैक्ट है बीजेपी के लिए सरकार? देखिए, बिल्कुल है। और देखिए, जनता को इससे फर्क पड़ता है कि महंगाई कितनी है, आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है, आपके यहाँ पे कितना विकास हुआ है। और जैसा उन्होंने कहा कि डायरेक्ट जो बेनिफिट है जो बीजेपी ने शुरू किया है वो उनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये सारे मुद्दे होंगे। लेकिन मैं एक और बात कहता हूँ कि इन चुनावों से पहले एक बड़ा मुद्दा, क्या वो एक बड़ा मुद्दा बन पाएगा, ये देखने वाली बात है। वो है राम मंदिर का बनना। अब हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। राम मंदिर का बनना क्या एक बड़ा मुद्दा इस इलेक्शन में होगा या फिर नहीं होगा? और ये मान के चलिए कि ये क्योंकि चुनावों से जस्ट बिल्कुल पहले हो रहा होगा, जनवरी में बिल्कुल पहले हो रहा होगा, और ये भी एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। चल ठीक। और कोई पीछे दे दीजिए, बोलिए। सर नमस्कार। सर, हमने देखा है कि जैसे वोट्स होते हैं फेस वैल्यू पे दिए जाते हैं, लेकिन जैसे एनडीए के पास मोदी जी हैं, तो आईएनडीए जो गठबंधन है उसमें मायावती हैं, सॉरी ममता बनर्जी हो गई, चाहे राहुल गांधी हो गए, तो वो एक फिक्स नेता क्यों नहीं दे रहे कि पीएम कैंडिडेट ये होंगे? आपको उनमें से कौन पसंद है? मेरे को उसमें से कोई पसंद नहीं है। कोई पसंद नहीं आपको? राहुल गांधी पसंद नहीं है आपको?
लेकिन आप चाहते हैं कि वो अपना एक लीडर दे, एक लीडर बनाए, एक लीडर बना कर और जैसे कि देखा गया पिछले 2 चुनाव में 14 और 19 में कांग्रेस ने राहुल गांधी को ऐसे युवा नेता दिखाया है। तो मेरे ख्याल से इंडिया अलायंस के फिलहाल यही यूएसपी है कि अभी तक वो नेता अलायंस नहीं किए। नहीं, लेकिन फिर राहुल जी फिर देवेंद्र जी के पास में आ रहा हूं। ये मेरे ख्याल से प्रॉब्लम है, क्योंकि वो आपस में शायद ये तय नहीं हो पा रहा है कि आखिर किसके नाम पे चुनाव लड़ा जाए। नहीं क्या, लेकिन लोगों के मन में राहुल गांधी क्या वो डिफेक्टो इमेज तो नहीं बना पाए अपनी? अभी तक तो मुझे नहीं लगता है कि लोगों के बीच में ऐसी इमेज राहुल गांधी की है कि वही है जो चैलेंजर, वही है चैलेंजर हैं और वही जो है वो सारे जो गठबंधन है उसको लीड कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगता। तो ऐसा लगता नहीं है, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि कांग्रेस जो है पैन इंडिया पार्टी के तौर पे अगर देखा जाए तो कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो कि पैन इंडिया दिखाई दे। देवेंद्र जी, मेरा मतलब आपने जो सवाल पूछा, आपका सवाल ही आपका जवाब है। आपने सवाल ये पूछा कि इतनी सारी पार्टी हैं, मायावती तो खैर इसमें एक्सक्लूडेड हैं, लेकिन ममता बनर्जी हैं, राहुल गांधी हैं, या दूसरा कोई चेहरा है। तो सबसे मेन चीज़ ये है कि जब आपसे सौरभ जी ने सवाल पूछा कि आपको इनमें से कौन पसंद है, तो आपने कहा कि मुझे इनमें से कोई पसंद नहीं है ना। तो ऐसे ही जो देखिए वोटर कौन है, वोटर एग्जैक्टली हर वो व्यक्ति है जो 18 साल से ज्यादा आयु का है, और आपकी ओपिनियन ही बाद में जनादेश की, जैसे एक होता है जनमत, फिर एक होता है जनादेश। तो अलग अलग पार्टीज भी जनमत कराती हैं, ठीक ओपिनियंस लेती हैं कि भाई होना कौन चाहिए। आपको लगता है कि नीतीश कुमार जो हैं वो बिहार की जगह पे तमिलनाडु से जाके इलेक्शन लड़े तो जीत जाएंगे? नहीं जीत पाएंगे। आपको लगता है, लेकिन आपको यह लगता है या आप ये देख चुके हैं कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ते थे, वायनाड चले गए, वहां जीत गए। नरेंद्र मोदी गुजरात से लड़ते थे, वहां से आके वाराणसी में आए, जीत गए। ये होती है पैन इंडिया इमेज। तो अगर इंडिया में कोई पैन इंडिया इमेज वाला लीडर हो, ठीक, तो उसको बनाया जा सकता है लीडरशिप। लेकिन क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ही बहुत नया है, ठीक, जो चीज ही बहुत नई हो उसमें तुरंत जो है उसकी लीडरशिप को तय कर पाना ये बहुत कठिन होता है। चलिए पूछें, अगला सवाल पूछें। सर अभी आपने वेस्टर्न यूपी के बारे में डाटा दिया था। सर वेस्टर्न यूपी से एक मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर संजीव बलियान जी, उन्होंने हाल ही में एक जाट समुदाय का मीटिंग में उन्होंने संबोधित करते हुए बोला कि वेस्टर्न यूपी को नया स्टेट बना देना चाहिए, और बुंदेलखंड से भी आवाजें उठती रही हैं हमेशा कि एक नया राज्य बने। तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा 2024 के इलेक्शन में, क्योंकि वेस्टर्न यूपी में जाट कम्युनिटी का एक वर्चस्व रहा है। अब केंद्र का मंत्री बोलता है तो चर्चा होती है, लेकिन मुझे लगता है कि संजीव बलियान की अपनी समस्याएं हैं, तो वो सोच रहे हैं कि ये कुछ करके थोड़ा कुछ माहौल बना लें। भारतीय जनता पार्टी या उत्तर प्रदेश की जनता किसी भी कीमत पर ऐसे किसी विचार को खारिज करती है। और एक बात मैं गंभीरता से कहता हूं, इसी राज्य का नागरिक होने के नाते, कि हम देश के नागरिक रहते हैं, राज्य वाला नागरिक आता नहीं। सब नेशनलिज्म उत्तर प्रदेश में नहीं है, और मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है। बिहार में भी वो दिखता है, कभी कभी भले कोई कहे कि हम बुंदेलखंड के हैं, हम पूर्वांचल के हैं, लेकिन देश के लिए एसेट होते हैं। और मुझे लगता है कि संजीव बालियान का बयान सिर्फ और सिर्फ चुनावी शिगुफा भर है। पूछिए पूछिए। हेलो सर, मेरा नाम वंशिका है। मेरा सवाल ये है, जैसे आजकल की जनरेशन सोशल मीडिया पे ही है ऑलमोस्ट, तो जो सोशल मीडिया कैंपेन है 2024 के लोकसभा के लिए इलेक्शन में कैसे रोल प्ले करेगी? क्योंकि हमने देखा ऑपोजिशन पार्टीज काफ़ी डिफेम करने की कोशिश करती है लोगों को, मतलब पॉलिटिकल लीडर्स को सोशल मीडिया के थ्रू, जिससे वो एक इमेज जनरेट हो जाती है यूथ में कि ये नेता सोशल मीडिया कितना इंपॉर्टेंट है इलेक्शंस में, आप जानना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा मैं भी यूट्यूबर हूँ। देखिए ये फिनोमिना जो है ये कोई नया नहीं है। अब हम 2 चुनाव ऑलरेडी देख चुके हैं जिसमें ये फिनोमिना रहा है, और जिसमें सोशल मीडिया ने एक बड़ा रोल प्ले किया है। और यही कारण है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक बड़ी बड़ी टीमें उनकी सोशल मीडिया को जो है हैंडल करती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यूथ जो है वो सोशल मीडिया पे ही सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ है, और यूथ की ओपिनियन जो है वो इस देश में बहुत मैटर करती है, उनका वोट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सर एक्चुअली एक ऑफिशियल हैंडलिंग अलग हो गई, बट एक मैं पूछ रही हूँ जो इनडायरेक्टली हम टारगेट नहीं, ठीक है, मैं समझ गया। आप जवाब दीजिए कि आपको क्या लगता है कि कौन पार्टी किस नेता की छवि खराब करती है? नहीं, मुझको ये नहीं पता कौन सी पार्टी कर रही है स्पेसिफिकली, बट जस्ट मैं ये बोल रही हूँ, जैसे आज के जनरेशन की लैंग्वेज में बोलूँ, मीम्स जैसे बनते हैं, अगर किसी नेता पे बनता है, किसी की स्पेसिफिक एक वर्डिंग्स ले ली कि इस पे मीम बनना शुरू हो गए, उस नेता की एक इमेज क्रिएट हो जाती है। आप भी तो एक दूसरे के बारे में मीम बनाते हैं। नहीं, मुझे लगता है मीम्स बनना तो लोकप्रियता का भी एक सूचक है। मेरे ख्याल से आज की पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है, और उसी मीम्स में अगर ज्यादा नेगेटिविटी हो गई, मेरे ख्याल से मेरे मन में सवाल आ गया, सोशल मीडिया पर कौन सी पार्टी आपको ज्यादा एक्टिव नजर आती है? आप ही बताइए। चलिए पहले
कांग्रेस बीजेपी पूछता हूं आपसे। हाँ मतलब कांग्रेस का मैंने राहुल गांधी पे ज्यादा मीम्स देखे हैं। राहुल गांधी पे बनते हैं मतलब बीजेपी का सोशल मीडिया ज्यादा बीजेपी सोशल मीडिया पर हावी है। आप लोग सहमत हैं क्या, ऐसा होता है क्या? ठीक है, तो ये तो जो कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम है उसको इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। एक सवाल और, फिर मैं फिर डेटा के पास जाऊंगा। और कोई पीछे दे दिए, उन्होंने टोपी पहनी हुई है। सर मेरा सवाल ये है, बिहार को लेकर है। उसमें ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे बिहार में प्राइवेट जॉब्स मतलब उसकी तो वैसे भी कमी है, वहाँ पर तो लोग वैसे भी काम करते नहीं, कोई मेजर इंडस्ट्री नहीं है, तो और भी मतलब एक साथ में प्रॉब्लम, एक मेजर इशू आ रहा है कि वहाँ पर मतलब कि इस गवर्नमेंट ने प्लान करा है कि हम यहाँ पर प्राइवेट जॉब में भी रिजर्वेशन लेकर आएंगे, तो इसकी वजह से सर जो इन्वेस्टमेंट आने वाली होगी वो भी रुक तो नहीं जाएगी? तो गवर्नमेंट सर इस बारे में कुछ सोच नहीं रही है। कभी कास्ट सर्वे, कभी प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन, ये क्या आज के दौर के मुद्दे होने चाहिए? इसका जवाब तो नीतीश सरकार को देना ही पड़ेगा, मेरे ख्याल से इतने सालों से अगर वो सरकार चला रहे हैं तो क्या उनको ये जो विकास का मुद्दा है, जो यूथ का बिहार के मुद्दा है कि वहाँ नौकरियों की कमी है, बिहार का यूथ बाहर आके नौकरियाँ करता है, तो ये मुद्दा ऐसा है जिसका जवाब उन्हें चुनावों में देना ही पड़ेगा। नहीं, और मुझे लगता है कि जो लोग ये नारा लगा रहे हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उन्हें एक कुछ उद्योग लगाना चाहिए और उसमें उसी हिस्सेदारी के लिहाज से लोगों को रख कर और मॉडल दिखाना चाहिए। चलिए एक सवाल और ले लेंगे। किनके पास है माइक? दे दीजिए, इनको दे दीजिए माइक। नमस्कार सर अभी आपने पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिखाया कि 8 में से 7 सीट जीत रही है बीजेपी जी। लेकिन सर अभी 1 साल पहले श्रीकांत त्यागी प्रकरण हुआ था, उसमें त्यागी ब्राह्मण सब एक साथ होके आ गए थे और बीजेपी की बहुत खिलाफत कर रहे थे, तो सर आपको क्या लगता है कि वो ये रोल निभा पाएगा, इसमें कुछ उलटफेर हो पाएगा इधर सीटों में? नहीं, ऐसे मुद्दे मुझे लगता है कि मुझे ये सब मुद्दे गली देखिए, नुक्कड़ के मुद्दे ज्यादा हुए। आपको लगता है कि जो त्यागी वाला इशू हुआ था ये जाट आंदोलन से बड़ा है? नहीं बड़ा है ना। जाट आंदोलन का कोई फर्क 2022 के इलेक्शन में आपको रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट हुआ? नाम क्या आपका? मेरा तो सार्थक त्यागी नाम है। इसीलिए सार्थक, आपने बहुत सार्थक सवाल पूछा है लेकिन बहुत सिंपल सा जवाब है। और कोई सवाल पूछना चाहता है या खत्म हो गए सबके सवाल? चलिए, आपके पास सवाल पे सवाल है, पूछेंगे आप? लो पूछो। मेरा मानना है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो युवा नेता राहुल गांधी जी को दिखाती, युवा नेता के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? ऐसा सवाल आपने पूछ डाला है आज। मेरे ख्याल युवा नेता की उम्र क्या होनी चाहिए? तो मैं यही कहूंगा कि मैं निशब्द हूँ। ठीक देखिए, इस पर केवल इतना कहना, ये एक डेटा ही दे सकते हैं आपको कि सरकारी व्यक्ति जो है वो 58 साल की उम्र में रिटायर हो जाता है, उसको हम कहते हैं रिटायर, उसको फिर पेंशन मिलती है, वो घर बैठते हैं। लेकिन किसी की शादी अगर 62 साल तक ना हो तो वो युवा ही रहता है। सर कांग्रेस देवेंद्र जी फिर वही कर रहे हैं सर। अभी मेरे साथी ने कहा कि फिर मीम मीम बनता है। बनेगा। देवेंद्र जी ने जो किया वो फिर मीम बनेगा, मीम मटेरियल सर तो कांग्रेस के लिए कहते हैं कि सर ना बहुमत मिल रही है ना बहुमत, तो ये सही है, कथन सही है? नहीं, अब इसके लिए तो किसी कांग्रेस पार्टी के नेता को हमको लाना पड़ेगा आपके जवाब देने के लिए। तो प्रश्न आपके पास नहीं है तो फिर मैं पूर्वांचल का डेटा रख दूं सामने? कहां लीजिए। अच्छा, पूछे। नमस्कार सर, मेरा नाम खुशी है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो अभी हाल ही में सेंसस हुए कास्ट बेस पे बिहार में, तो उसका इलेक्शन पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा? ये देखना पड़ेगा कि आगे इस मुद्दे को कैसे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी उठाते। अभी जो फाइंडिंग्स आए हैं कास्ट सेंसस के, उसमें देखिए सब हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए कुछ न कुछ है और अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग हर एक पॉलिटिकल पार्टी उसको प्ले कर रही है। जैसे बीजेपी का एक हाथ में लगा कि मुस्लिम की आबादी वहाँ पर बढ़ रही है, मुस्लिम के कुछ उच्च वर्गीय को उसमें ईबीसी में शामिल कर दिया। वैसे ही नीतीश कुमार के लिए है कि वो जितनी आबादी के अनुसार और रिजर्वेशन के बारे में सोचे, तो हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए कुछ न कुछ है उसमें, उनको उनकी राजनीति उसकी तरह सूट करेगी। लेकिन देखना होगा कि आने वाले दिनों में उसको लेके किस तरह की पॉलिटिक्स की जाती है और ये मुद्दा कहां आगे तक जा पाता है। बीजेपी भी कोशिश करेगी कि इस मुद्दे से उसको ज्यादा नुकसान ना हो या कोई नुकसान हो या फायदा हो, क्योंकि बीजेपी के पास भी बीजेपी की जो आज के डेट में जो पॉलिटिक्स है ओबीसी पॉलिटिक्स की ही बीजेपी करती है आज के डेट में। तो वो चीजें देखना पड़ेगा कि किस तरह ये मुद्दे आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें नीतीश कुमार जो है उनको भी जवाब देना पड़ेगा कि जब वो ओबीसी में उन्होंने अति पिछड़ा वर्ग जो है उसे अलग कर दिया, जिसमें 36% उन्होंने बताया कि वो हैं, तो ऐसे में उनको भी ये जवाब देना पड़ेगा कि उस 36% का कितना रिप्रेजेंटेशन उनके अपनी कैबिनेट में है।
चलिए तो आइए अब बात करते हैं पूर्वांचल की। पूर्वांचल में 29 सीट हैं और ये सीटें खुलते ही आपके लिए ये सारी सीटें 543 क्लियर हो जाएंगी। आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं पूर्वांचल की 29 सीटों का सर्वे। बीजेपी 29 में से 26 सीटें जीतती हुई हमें इस वक्त दिखाई दे रही है। ये भी पूरा स्वीप है। 29 में से 26 सीटें बीजेपी को जाती हुई दिखाई दे रही हैं। एक सीट समाजवादी पार्टी निकाल सकती है, ऐसा हमको लगता है। तो ये 29 सीट का सर्वे है। 2 सीटें अपना दल, तो यानी एनडीए की इसमें 28 है और 1 सीट सपा की है। 26 बीजेपी, 2 अपना दल और 1 समाजवादी पार्टी, 28 एनडीए, 1 इंडिया अलायंस। और मेरे ख्याल से ये पूर्वांचल का जो डेटा है इसने दोनों काम कर दिए। एक तो कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ एनडीए गठबंधन 300 के पार पहुंच गया, 311 पर आप देख रहे हैं। और बीजेपी का की जो अपनी टैली है, इस ये 26 सीटें जुड़ते ही वो 272 मार्क के ऊपर पहुंच जाती है। 6 सीटें और रह गई हैं जो कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका भी आपको सर्वे दिखा देते हैं ताकि ये 543 का आंकड़ा पूरा हो जाए। तो इसमें इन 6 केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों में 4 बीजेपी और 2 कांग्रेस। अब टैली अपडेट कर दें तो उसके बाद हमारे पास फाइनल डेटा आ जाएगा। इंडिया टीवी का ये सर्वे देश का मूड 543 सीटों में लोकसभा चुनाव को लेकर आज के हालात में एनडीए गठबंधन 315 सीटें जीतता हुआ हमें दिखाई देता है। इंडिया अलायंस 172 पर रुक जाएगा। आज के हालात में ये परिस्थितियां दिख रही हैं। अन्य को 56, तो 315 पर नरेंद्र मोदी की अगुवाई में उनका एनडीए आगे बढ़ता हुआ स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। ये बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए बहुत अच्छी खबर होगी, राहत की खबर होगी। चुनाव से 5 महीना पहले लोगों का मूड बिल्कुल साफ है। वो नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। एक बार फिर तीसरी बार भी पसंद नरेंद्र मोदी ही है। इस बार 311 का आंकड़ा एनडीए का, 315 का माफ कीजिएगा, एनडीए का पहुंच सकता है। दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन सारे दल एक होकर लड़ने की बात जो कर रहे हैं, उन सारे फैक्टर्स को इन सर्वे में हमने जगह दी है कि एक बीजेपी के उम्मीदवार के सामने एक उम्मीदवार उतरे। ये मान के चला गया कि हर राज्य के अंदर किन किन दलों का अलायंस हुआ है। इस हिसाब से ये सर्वे किया गया और उस पर 172 पर जाकर आप देखिए वो ठहरती हुई दिखती है आपको इंडिया गठबंधन की टैली। पार्टी वाइज आप जानना चाहते होंगे कि किस पार्टी को कितनी सीटें, तो वो भी आपके सामने रख देते हैं। ये भी बड़ा दिलचस्प है। भारतीय जनता पार्टी 293 सीटें, तो ये 2019 की तुलना में 10 सीटें कम है। 303 सीट भाजपा की थी 2019 में। आज अगर चुनाव हो तो ये 293 हो जाएंगे, लेकिन बीजेपी अपने दम पर बहुमत का जो आंकड़ा 272 का है उससे 21 सीटें ज्यादा ला सकती है। कांग्रेस पार्टी को 18 सीटों का फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। 52 सीटें आई 2019 में, अब बढ़कर वो 70 पर पहुंच सकती है, लेकिन 100 के आसपास कांग्रेस पार्टी अभी भी नहीं पहुंच पा रही है। सेंचुरी को छू नहीं पा रही है कांग्रेस पार्टी। 45, 52 और अब 70 पर इस तीसरे चुनाव में लगातार कांग्रेस पार्टी रुकी रह सकती है। आम आदमी पार्टी को 5 सीटों का फायदा हो सकता है। आम आदमी पार्टी 6 सीटें जीत सकती है। आज के दिन उसके पास 1 लोकसभा सांसद है आम आदमी पार्टी, लेकिन पंजाब और दिल्ली इन 2 चुनावों में उसकी हालात बन रहे हैं चुनाव जीतने के, तो 6 सीटें वो निकाल सकती है। तृणमूल कांग्रेस को, ममता बनर्जी को अच्छा खासा फायदा। इस बार उनको 8 सीटों के फायदे के साथ 30 सीटें मिल सकती हैं, ऐसा हमारा सर्वे बता रहा है। 22 सीटें पिछली बार आई थी तृणमूल कांग्रेस की और 18 सीटें भाजपा की थी। वहां पर बीजेपी को 8 सीटों का नुकसान हुआ है, तृणमूल का सीधा फायदा। तो ममता बनर्जी अब एक बहुत मजबूत विपक्षी दल के तौर पर लोकसभा में जो है वो हम आपको सामने दिखाई देंगी। 30 सीटों का चंक जो है वो तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी के पास होगा और इसकी वजह से इंडिया अलायंस के अंदर भी आप ये कह सकते हैं कि उनका वजन और बढ़ेगा। बीजेडी 13 सीट, ये +1 है, 1 सीट ज्यादा बीजू जनता दल को मिल सकती है उड़ीसा में। शिवसेना शिंदे गुट ये 4 सीट पर आकर ठहर सकता है। चूंकि इसी को असल शिवसेना का चुनाव चिन्ह और सिंबल सब कुछ मिला है, तो इस लिहाज से अगर आप 2019 से कंपेयर करेंगे तो ये 8 सीटों का नुकसान है शिवसेना शिंदे के लिए। और उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना है उसको आप देख रहे हैं 2 सीटों का फायदा, 8 सीटें उद्धव ठाकरे जीत सकते हैं। समाजवादी पार्टी पिछली बार से 1 सीट कम, 4 सीटों पर आकर ठहर सकते हैं। आरजेडी को बिहार में 7 सीटों का सीधा फायदा हो रहा है, 1 भी सीट आरजेडी के पास नहीं थी। जेडीयू को 9 सीटों का बड़ा नुकसान, वो 7 पर आकर ठहरती हुई दिखाई दे रही है। 16 से घटकर 7 पर बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी आ सकती है। जरा दक्षिण की बात करते हैं तो डीएमके को भी नुकसान हो रहा है। डीएमके
इस बार 21 सीटें ले सकती है। एआईएडीएमके को 5 सीटों का फायदा, कुल 6 सीटें एआईएडीएमके जीत सकती है। जिसने अभी गठबंधन तोड़ दिया वो एनडीए के बाहर आ गई। शरद पवार के पास जो एनसीपी का गुट है वो 3 सीटें निकाल सकता है। अजीत पवार गुट 2 सीटें निकाल सकता है। बात करें आंध्र प्रदेश की तो वाईएसआर कांग्रेस को 7 सीटों का नुकसान, टीडीपी को 7 सीटों का फायदा, यानी जगनमोहन रेड्डी की पार्टी 15 सीटें जीतती हुई दिखाई देती है। चंद्रबाबू नायडू 10 सीटें जीत सकते हैं। लेफ्ट फ्रंट को जोड़ दें अगर सभी तो 6 सीटें हैं, 1 सीट का 2019 से फायदा है। बीआरएस को केसीआर तेलंगाना के मुख्यमंत्री, उनको 1 सीट का नुकसान, वो 8 सीटें जीत सकते हैं और अन्य के खाते में 30 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही। तो बीजेपी अपने दम पर मेजॉरिटी मार्क के पार, कांग्रेस पार्टी इस बार भी 100 के आसपास नहीं पहुंच पा रही, लग रहा है 70 पर वो ठहर जाएगी। और अब विपक्ष में अगर सबसे बड़ा कोई दल दिखाई देगा कांग्रेस पार्टी के बाद तो वो होंगी ममता बनर्जी। ये हेडलाइंस जो आप इसकी अब निकाल सकते हैं। तो ये कमोबेश बता रहा है आपको कि नरेंद्र मोदी जिस लोकप्रियता के साथ 2014 का चुनाव लड़ने आए थे, आज भी उसमें कहीं कोई कटौती नहीं है। देवेंद्र जी। हाँ, मुझे लगता है कि जो अगर 300 से घट के अगर 293 का भी आंकड़ा है तो ये बीजेपी के लिए बहुत ही जिसे कहते हैं सुकून देने वाला आंकड़ा कहा जा सकता है। जब सारा विपक्ष एक है, सारा विपक्ष एक है, एक नए किस्म का अलायंस आया है जो कि 2019 में नहीं था, जिसमें कि मेजर बीजेपी की अपोनेंट पॉलिटिकल पार्टी अक्रॉस द स्टेट साथ आ रही हैं। कांग्रेस का भी ये मानना है कि बहुत सारे स्टेट में उनकी सरकारें आई हैं राज्यों में, जैसे कर्नाटक अभी एक नया स्टेट है। तो कांग्रेस को ऐसा लगता है कि उसको अपस्विंग मिलना चाहिए। आप 70 सीटों का आंकड़ा दिखा रहे हैं तो वो 50 या 56 से बढ़ के 70 तक अगर आए तो ये उनके लिए बहुत उत्साहजनक तो नहीं कहा जा सकता। तो बीजेपी के लिए ये सर्वे का आंकड़ा जो है वो राहत देने वाला है मेरे विचार से। हर्षवर्धन जी। नहीं, मुझे लगता है कि जिस बात को लेकर बार बार सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही थी कि क्या कोई ऐसा डेंट लगेगा कि 272 का एक जो मैजिकल फिगर है उससे नीचे भाजपा रह जाएगी क्या, क्योंकि सारी लड़ाई वही है। एनडीए तो चुनाव में जीत जाएगा, इसको लेकर तो शायद वो जो इंडिया नाम से गठजोड़ बना है उसको भी कोई भ्रम नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को नीचे रोकेंगे। चुनाव के बाद हम ये कोशिश करेंगे कि देखिए भारतीय जनता पार्टी तो बड़ा गड़बड़ कर रही थी, तानाशाही रवैया था, उसकी कोशिश करेंगे तो वो ध्वस्त होती हुई दिख रही। इसके 2 मायने बड़े सीधे हैं कि आप लोग जो जमीन तैयार कर रहे हैं वो जनता के भरोसे पर नहीं है, दरअसल नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। और दूसरा, नरेंद्र मोदी अपना जो एजेंडा चला रहे हैं, कम से कम आज की तारीख तक जनता को लगता है कि वो देश का एजेंडा है, देश के हित का एजेंडा है। कांग्रेस पार्टी के लिए क्या कहेंगे? 52 से बढ़कर 70 पहुंचती दिखाई दे रही है। नहीं, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी याद कर लें आप, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को भी याद कर लें, इंडिया गठबंधन को लेकर जो प्रयास हुए, और ये कोशिश हो रही है कि बीजेपी के उम्मीदवार के सामने एक ही संयुक्त उम्मीदवार हो, सबके बावजूद नहीं। अगर उसके बावजूद देखिए कांग्रेस को मैं इस कहें कि स्ट्रेटेजी में सफल तब मानूंगा अगर वो 100 के आसपास या 100 के ऊपर जाती हुई दिखे। अगर उससे कम पर रहती है कांग्रेस पार्टी तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि वो सिर्फ और सिर्फ, जिसको हम कई बार कहते हैं ना कि कोई मरीज बहुत खराब स्थिति में है तो उसको इंजेक्शन दे देते हैं, वेंटिलेटर लगा देते हैं, कृत्रिम तरीके से उसको जिंदा करना, मजबूत करना। कांग्रेस फिलहाल अगर 70 के आसपास दिख रही तो वही स्थिति। एक पैन इंडिया पार्टी का ये हश्र, वो भी ये तीसरा चुनाव होगा, 44, 52, 53 और फिर 70, तो मुझे लगता है बेहद निराशाजनक है। उनको नए सिरे से सोचना चाहिए कि क्या कर सकते हैं। राहुल जी, देखिए आपने तृणमूल कांग्रेस की बात की है। तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में जिस तरह की स्थितियां रही हैं, चुनावों में जिस तरह की हिंसा हुई है, जिस तरह से बीजेपी और आरएसएस ने वहां काम किया है ग्राउंड पे, क्या सच में तृणमूल कांग्रेस ये सीटें लोकसभा में निकाल पाएगी? ये एक बहुत ही डाउटफुल ये 30 आपको ज्यादा लग रही है? मुझे ये लगता है कि तृणमूल कांग्रेस शायद इतना आंकड़ा ना ले पाए। अच्छा। और मुझे ये भी लगता है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी लोकसभा में काफी अच्छा प्रदर्शन करेगी। 18 थे पिछली बार, सर्वे कह रहा है 10, तो आप कहते हैं कम से कम अपनी जो पिछली परफॉर्मेंस है उसके आसपास पहुंच जाए, मुझे लगता है। आपको उम्मीद है इसकी? और क्या विपक्ष की स्ट्रैटेजी के लिए क्या कहेंगे? राहुल गांधी का इतना एफर्ट, इतनी यात्रा और उसके बाद इंडिया अलायंस बनाने की तैयारी, उस सब के बावजूद अगर आप यही पा रहे हैं तो क्या बता रहा है? कहीं देखिए ये गलत जगह प्रयास हो रहे हैं? देखिए बहुत ज्यादा इस पर निर्भर करेगा कि जो ये अलायंस बना है उसमें सीट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, किस पार्टी को किस जगह पे सीट दी जाती है। देखिए ये बात अभी से जो ये अलायंस बना है उसमें होने लग गई है कि विनिंग कैंडिडेट्स जो हैं उन्हें सीटें दी जानी चाहिए, पर क्या ये बात सभी जो दल हैं वो मानेंगे? क्योंकि ज़्यादातर देखा ये गया है कि इस तरह के ऑपोजिशन अलायंस में जो पार्टियां हैं अपनी तरफ से सीटें छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती हैं।
पर क्या अगर विनिंग कैंडिडेट एक क्राइटेरिया बनता है और क्या ये सारे ऑपोजिशन पार्टीज उसको लेके मानेंगी, तो शायद बीजेपी को ये अलायंस जो है कुछ टक्कर दे पाएगा। चले, तो अभी आपके सामने जो हमने सर्वे रखा वो साफ ये बता रहा है कि आज के हालात में चुनाव हो जाएं तो जनता का मूड ये है कि वो देश में एक बार फिर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। तीसरी बार देश की बागडोर वो नरेंद्र मोदी को देना चाहती है और अपने आशीर्वाद में कोई खास कटौती भी नहीं कर रही है। जो फिगर्स आए थे 2014 में, 19 में, उसके ही आसपास 2019 में 303 सीटें हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी अपने दम पर 293 सीटें आज की परिस्थितियों में जीत सकती है और एनडीए खुद पूरा जो ग्रुप है वो 315 के पार जा सकता है और विपक्ष के खाते में कुछ ज्यादा ऐड होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। सर्वे कह रहा है ममता बनर्जी अब नंबर 3 पार्टी बन जाएंगी बीजेपी कांग्रेस के बाद। कांग्रेस पार्टी लेकिन अब जो ट्रिपल फिगर है उसको नहीं छू पा रही है, 100 के आसपास नहीं पहुंच पा रही है। हमारा आंकलन है 70 पर पहुंचकर रुक जाएगा कांग्रेस पार्टी का ग्राफ। तो ये आपके सामने इंडिया की आवाज आज का सर्वे, इसके हालात हैं। आगे इस पर हम चर्चा करेंगे कि वे कौन सी परिस्थितियां हो सकती हैं, आने वाले वक्त में चुनाव होने वाले हैं, उनके नतीजे क्या अभी इस वक्त आप जो सर्वे देख रहे हैं इसके नतीजों को बदलने का दम रखती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।